नमस्कार। वर्तमान समय में अवसाद या किसी के उकसावे में आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आत्महत्या के मामलों की काफ़ी लंबी श्रृंखला है। बहुत पहले का मामला गुरु दत्त का है, उसके बाद बालिका बधू की उदीयमान एक्ट्रेस का मामला है, जिया खान का मामला है, प्रेक्षा मेहता का मामला है। उसने छत पर पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। वो भी कैरियर और रिलेशनशिप ब्रेक होने के कारण उसने आत्महत्या करी थी। कुछ समय पूर्व सुशांत सिंह की मैनेजर के द्वारा भी आत्महत्या की गई थी। इसके कुछ दिन बाद सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर ली। ये मामला मीडिया और अनेक तरीकों से काफ़ी चर्चित रहा है और इस मामले में रिपोर्ट हुई है। अब इस पे कानूनी पहलू जानने की कई लोगों ने चर्चा की, तो इसके संबंध में जो कानूनी स्थिति है वो भारतीय दंड विधान की धारा 306 में इसका विवरण दिया गया है। आत्महत्या का दुष्प्रेरण बताया गया है। आत्महत्या के दुष्प्रेरण के संबंध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्तेजना का तथ्य स्थापित करना जरूरी होता है। जब कार्य कारण में सीधा संबंध हो तब दुष्प्रेरण का अपराध बनता है। किसी बात के दुष्प्रेरण के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में विवरण दिया गया है। दुष्प्रेरण के जो तत्व बताए गए हैं वो इस प्रकार हैं। किसी बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, या दूसरा नंबर, उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोभ कारित हो जाए, या तीसरा, उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा आशय सहायता करता है, तो उस दशा में ये कहा जाता है कि वह व्यक्ति आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए प्रेरित करता है। और जो कोई आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करता है तो इस तरीके के मामले में यह अपराध संज्ञेय होता है, अजमानती होता है। इसमें राजीनामा का प्रावधान नहीं है। ये सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध होता है और इसमें 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अब बात उठती है कि आत्महत्या के मामले की जो भी स्थितियां हैं, ये भारत में सामान्यतः शादी के बाद नवविवाहितों के द्वारा आत्महत्या के मामले कुछ समय पहले और अभी भी प्रचलन में हैं। उसके संबंध में विशेष प्रावधान बनाया गया था, धारा 304 भी भारतीय दंड विधान। तो भारत में ऐसे मामलों में केवल दहेज की मांग की जाने के आधार पर ही अपराध प्रमाणित नहीं होता, जब तक पति या उसके नातेदारों ने मृतका के साथ क्रूरता की साक्ष्य से उसे स्पष्टता दर्शाया न जाए। कई मामलों में विचारों में मतभेद होता है, कलह होती है और परेशान होते हैं और उसके कारण कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, तो उसमें ससुराल पक्ष पर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का प्रकरण बना दिया जाता है। कई मामलों में मृत्यु का कारण उल्लेख करते हुए, जिसे सुसाइड नोट कहते हैं, वह महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और उस पत्र में मृत्यु के कारण के संबंध में मृतक द्वारा लिखा गया होता है, जो कि महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और उस कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण आधार होता है। और जांच का एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। सामान्यतः अदालत में जब आत्महत्या के दुष्प्रेरण के मामले होते हैं तो
इसमें प्रत्यक्ष रूप से उत्तेजना की साक्ष्य सामान्यतः नहीं मिल पाती है। जैसा सुशांत वाले केस में भी स्थिति स्पष्ट है, अभी तक की जांच में उसका कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। उसके परिवारजन के द्वारा उसे पीड़ा थी, इस तरीके की बात कही गई है। उसके कुछ मित्रों ने कुछ बातें कही हैं। पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज किया है। यह अपराध जहां पे उसके द्वारा सुसाइड की गई है, संबंधित क्षेत्र के थाने में ही अपराध दर्ज हो सकता है। उस स्थान से अन्यथा कहीं के न्यायालयों में, थानों में वो केस दर्ज नहीं हो सकता और ना वहाँ चल सकता है। यह स्थिति कानूनी बात मैं कर रहा हूँ। इसके बाद बात आती है कि ऐसे मामलों के साथ आजकल ये भी देखा गया है कि लेन देन के मामले में कोई व्यक्ति को, जिनका लेन देन होता है, वो प्रताड़ित करते हैं, मारपीट करते हैं और उसके कारण व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। पुलिस मामला दर्ज कर लेती है और अदालत में मामला पेश करती है, किंतु अदालत में मामला चल नहीं पाता और दोषी व्यक्ति बरी हो जाते हैं। तो इस मामले में जो सुशांत का मामला है, इसमें जो अभी तक मीडिया और अन्य तरीके से बात आ रही है, उसमें ये आ रही है कि उसको कुछ लोगों के द्वारा षड्यंत्र करके कार्यों में उसके जो आजीविका के साधन थे उसमें परेशान किया गया। उसको उससे अवसाद की स्थिति बनी और ऐसा भी बताया गया है कि वो कुछ समय पहले से दवाई भी ले रहा था। अब इस मामले में किस तरीके की साक्ष्य पुलिस एकत्र करती है, उसके आधार पर यह तो लगता है कि मामला जांच में पुलिस अदालत तक ले जाएगी। किंतु इस तरीके के मामलों में एक प्रश्न आता है कि जमानत की क्या स्थिति होती है, उसके बाद चार्ज की क्या स्थिति होती है। तो ऐसे मामलों में अगर पुख्ता प्रमाण ना हो या अभियुक्तों के द्वारा कोई साक्ष्य प्रभावित करने की स्थिति ना हो, तो अग्रिम जमानत भी मिल जाती है, वो जमानत भी मिल जाती है। चार्ज की स्टेज पर अगर प्रथम दृष्टया कोई विशेष कारण और आधार हो, साक्ष्य जो एकत्र होती है वो विश्वसनीय ना हो और उसके आधार पे अपराध के तथ्य ना पाए जाएं, तब मामले में डिस्चार्ज होने की संभावना रहती है। नहीं तो अदालत में अभियोग पत्र पेश होने पे चार्ज लगता है। उसके बाद सुनवाई के बाद उसका निर्णय होता है। सुनवाई के बाद परिस्थितियां बदल जाती हैं, क्योंकि जो गवाह होते हैं उनको अभियुक्त पक्ष की ओर से जिरह करने का मौका मिलता है और उसके आधार पर क्या स्थिति होती है कि वो साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं है, उससे अपराध के जो तत्व थे उसके बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जाएगा, ये जज न्यायिक विवेक से विचार करता है और जो साक्ष्य अभिलेख पर होती है उसकी सूक्ष्म सावधानी से विवेचना करता है और उसके बाद निर्णय करता है। भारतीय दंड विधान की धारा 306 के अपराध के संबंध में विभिन्न सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में ऐसा बताया गया है कि यदि कोई आदमी किसी से कह देता है कि जाओ मर जाओ, तो उस स्थिति में अपराध नहीं माना गया है। और ऐसे ही जब कभी मृतक के नातेदारों, रिश्तेदारों द्वारा उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार हो, विचारों का मतभेद हो, कलह का कारण हो, तो आत्महत्या के दुष्प्रेरण का अपराध नहीं माना जाता है। और यदि उसके मृत्यु के संबंध में कोई प्रत्यक्ष ऐसी स्थितियां ना हो अभियुक्त के द्वारा, तो मानसिक यंत्रणा, अवसाद का उल्लेख होने पर भी यदि कोई आत्महत्या का लेख हो, तो उस स्थिति में भी अदालतों के द्वारा आत्महत्या
का आरोप प्रमाणित नहीं माना गया है। यह प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष होती है। वर्तमान समय में आर्थिक तकलीफ, कैरियर, रिलेशंस में, प्रेम में हताशा और अन्य कई समस्याएं होती हैं, जिसके कारण आदमी आत्मघात का कदम उठा लेता है, जो कदापि उचित नहीं है। इसके लिए आदमियों को जागृत करने की ज़रूरत है। इसके लिए शांत और स्वस्थ मानसिकता से आदमी को रहने की ज़रूरत है और अवसाद वाले व्यक्ति के साथ जो लोग रहते हैं वो उसे मदद करें तो उचित रहता है उपचार के अलावा। नमस्कार।